हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास किया है, जो हमने 6 पार्ट में कवर किया है। MCQ क्वेश्चन है सारे। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 टॉप 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे हमारे। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो अपनी ब्लैक होल त्रासदी है, यह कहाँ पर घटी थी? यह हमारी कोलकाता में घटी थी। कहाँ पर? कोलकाता में घटी थी। और जो ये ब्लैक होल त्रासदी है, यह क्या थी, ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ब्लैक होल त्रासदी थी बंगाल के नवाब के द्वारा, जो बंगाल के नवाब थे उनके द्वारा बंदी बनाए गए अंग्रेज, जो उनके द्वारा क्या बना दिए गए? बंदी बना दिए गए अंग्रेज, जो कि युद्ध बंदियों का फोर्ट विलियम में हुई मौत। ठीक है, अंग्रेज बंदी बना लिए और उनकी फोर्ट विलियम में ही मौत हो गई। तो ये इसको बोलते हैं ब्लैक होल त्रासदी। तो कुल मिला के बोलेंगे, बंगाल के नवाब द्वारा बंदी बनाए गए अंग्रेज युद्ध बंदियों का फोर्ट विलियम में हुई मौत। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोलकाता में घटी थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो राज्य हड़प नीति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ा हुआ है राज्य हड़प नीति से। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी कौन थे? अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो सिंध है, उसको अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1843 में अपने अधिकार में ले लिया अंग्रेजों ने सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अपने अधिकार में ले लिया। ये अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। आपका लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। तो कौन थे वो? लॉर्ड डलहौजी थे। इनके काल में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संधियों को क्रमानुसार रखिए। तो जो ये संधि दी हुई है, इनको क्रमानुसार रखना है। पहले कौन सी संधि हुई थी, दूसरी कौन सी हुई थी, तीसरी कौन सी हुई थी? तो अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, रंगपट्टनम की संधि, सालबाई की संधि। तो पहले नंबर पर कौन सी संधि हुई थी? तो ये हमें पता होना चाहिए। इसमें जो हमारी सालबाई की संधि हुई थी, ये सबसे पहले नंबर पर ही हुई थी। ये मैंने कल वाली वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल में बता रखा है क्या होती है सालबाई संधि। और जो है दूसरे नंबर पर कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि के बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी सालबाई संधि के बाद। उसके बाद बेसिन की संधि हुई थी और उसके बाद अमृतसर की संधि हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि। दूसरे नंबर पर श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि, फिर अमृतसर की संधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर रहेगा डी। ABCD। तो डी आंसर नहीं रहेगा अपना, रहेगा सी आंसर रहेगा। तो ये वाला रहेगा अपना सी आंसर। सी में क्या है? डी, सालबाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर बेसिन की संधि, फिर अमृतसर की संधि। तो DCB अपना आंसर रहेगा। सी आंसर हमारा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? तो राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? सतारा पर, अवध पर, झांसी पर या जौनपुर पर? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिस पर राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लगा दी गई?
तो इसका आंसर रहेगा हमारा 17। 17 पर जो है राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लागू की गई राज्य अपहरण नीति 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई है? तो इनमें से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई है भारत के आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में? ठीक है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता जो हुई थी उसमें निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई है? तो ए वेंडीवास की लड़ाई, या फिर बी असाए की लड़ाई, या फिर सी चिलियावाला की लड़ाई, या फिर डी सेरिंगपट्टनम की लड़ाई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा वेंडीवास की लड़ाई। ठीक है, यह एक निर्णायक लड़ाई रही। वेंडीवास की लड़ाई भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में जो है वेंडीवास की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन पर जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर लाइक करा नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो जो गुजरात का शासक था, कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह गुजरात के शासक थे। किसके साथ संघर्ष में मारे गए? तो किसके साथ उनका संघर्ष चला था जब वो मारे गए? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रेंच। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा पुर्तगाली के साथ संघर्ष में गुजरात के शासक बहादुर शाह जो है वो मारे गए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन कब आरंभ कर दिया था? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, या मैसूर की लड़ाई के बाद, या सिपाहियों के गदर के बाद। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? तो जो है हमारे प्लासी के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ कर दिया था। कि कौन से युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधा शासन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए, और जो ये प्लासी का युद्ध है ये मैं पहले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता चुकी हूँ आपको, और तो वो आप देख लीजिएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए, जो ये तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इसको समाप्त करने के लिए जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से बताना है। तो मंगलोर संधि, या श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, या बिदनूर की संधि। तो किस संधि पर है जो है टीपू सुल्तान ने क्या हस्ताक्षर किए? तो देख लेते हैं एक बार। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए? श्रीरंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर किए। तो आंसर हमारा रहेगा ये। तो अगर आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है ताकि आपको आंसर का पता लगे, और श्रीरंगपट्टनम संधि क्या है इसका भी आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए किसने, टीपू सुल्तान ने किसके साथ संधि की थी? अंग्रेजों के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश को राजनीति संधि किसके साथ प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को राजनीति संधि किसके साथ प्राप्त हुई? प्लासी के युद्ध, बक्सर का युद्ध, या फिर पानीपत का युद्ध, या वांडीवास का युद्ध। क्या रहेगा? ब्रिटिश की राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश को राजनीतिक संधि प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा प्लासी के युद्ध के बाद। किसके बाद? प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश को राजनीतिक संधि शक्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन से अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो कौन सी, किस माध्यम से? सहायक संधि की नीति से, या राज्यलक नीति से? चूंकि राज्य में कुशासन था
या कुप्रशासन था युद्ध करके, तो क्या रहेगा इसमें से आंसर। तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का क्या रीजन था डलहौजी द्वारा, क्योंकि राज्य में कुप्रशासन था। क्या था? कुप्रशासन था, इसीलिए उन्होंने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये अपने 12 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजाऊ दौला के बीच, या ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजू दौला के बीच, या ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन के बीच। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा प्लासी की लड़ाई जो हुई थी यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई। क्वेश्चन नंबर 14, झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना लिया गया। तो किसके द्वारा? झांसी के राज्य को, कौन से को? झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना लिया गया? राज्य अपहरण नीति के द्वारा, या फिर सहायक संधि की नीति के द्वारा, या रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का अपना आंसर? राज्य अपहरण नीति, ए रहेगा अपना आंसर। और राज्य अपहरण नीति के द्वारा, जो कि डलहौजी के द्वारा चलाई गई, यह जो है झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई। तो जो पेशवा प्रथा थी वह ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय, या बाजीराव द्वितीय। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन थे? जो 1856 में, किसमें? 1856 में जो डलहौजी थे उन्होंने अवध पर जब कब्जा किया था, तब अवध पर कब्जा करते समय नवाब कौन थे? तब नवाब कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद शाह, वाजिद अली शाह, या सुजाऊ दौला, या फिर अली वर्दी खान। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 16 का आंसर रहेगा वाजिद अली खान थे उस टाइम पे अवध के नवाब, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब किया? अवध पर कब डलहौजी ने जो है कब्जा कर लिया था? 1856 में, याद रखना है। तो वाजिद अली शाह वहाँ के नवाब थे। 16 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं की है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय राज्य पर जो है कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई? कौन से ऐसा राज्य है इनमें से उस पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई? सतारा, झांसी, नागपुर, पंजाब। तो इसका आंसर अपना रहेगा 17 का, पंजाब पर कब्जा करने के लिए। पंजाब पर, किस पर? पंजाब पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई। ठीक है, ये हो गए हमारे 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 1767 और 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ाया जाने वाला पहला मैसूर युद्ध। पहला मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया ये भी देख लो। कब? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया। ठीक है, और कब लड़ा गया? 1767 से 1769 में। ठीक है, पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो किसके द्वारा समाप्त हुआ? पांडिचेरी संधि के द्वारा, मैसूर संधि के द्वारा, मद्रास संधि के द्वारा, एक्स-ला सैपेल संधि के द्वारा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? कौन सी संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ, पहला मैसूर युद्ध? तो ये 18 का आंसर रहेगा मद्रास संधि के द्वारा। किसके द्वारा? मद्रास संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ। तो आपको याद रखना है मैसूर युद्ध, पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1767 में, और जो है किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ।
मद्रास संधि के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया। 1757 में कब हुआ प्लासी का युद्ध? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? ए हैदर अली, मीर जाफर या मीर कासिम या अवध के नवाब। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 19th का अपना आंसर रहेगा मीर कासिम। मीर कासिम ने जो है सिराजुद्दौला को क्या दे दिया था? धोखा दे दिया था, विश्वासघात किया था मीर कासिम ने, जिसके कारण जो है प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मीर कासिम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में, कौन सा युद्ध? दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेल्सले या लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर सर जॉन सोर या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्या रहेगा आंसर? 20 का हमारा आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो है दूसरे गवर्नर जनरल थे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो सर आयरकूट किससे संबंध थे? वांडीवास युद्ध से, अडयार युद्ध से या अंबूर युद्ध से या फिर अकोट की घेराबंदी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सर आयरकूट किससे संबंध रखते थे? तो इसका आंसर रहेगा वांडीवास युद्ध से, सर आयरकूट। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णताधिकार हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब अधिकार हुआ? 1838 में, 1858 में, 1919 में, 1898 में। तो 1858 में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का पूर्णताधिकार हो गया 1858 में। ये अपने 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, उससे पहले प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो सारा कवर करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट वाइज। तो प्लीज़ डेली 8 बजे क्लास में प्लीज़ आ जाया करें। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? 1901, 1911, 1913, 1921। तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। 24 क्वेश्चन क्या है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी रॉबर्ट या सी विलियम बेंटिंग या फिर डी चार्ल्स माउंटबेटन। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 24th का आंसर रहेगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और खालिस्तान को नवाब बना दिया गया। तो सिराजुद्दौला को मारकर किसको नवाब बना दिया गया था? मीर जाफर को, हैदर अली को, मीर कासिम को, टीपू सुल्तान को। तो क्या आंसर रहेगा इसका? 25 का आंसर रहेगा हमारा मीर जाफर। क्या रहेगा? मीर जाफर को क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया गया सिराजुद्दौला के बाद, प्लासी की जंग के बाद। क्वेश्चन नंबर 26, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में, पानीपत का युद्ध में, बक्सर का युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध में। तो लॉर्ड क्लाइव ने कौन से युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया? 26 का आंसर क्या रहेगा? प्लासी के युद्ध में जो है किसको? सिराजुद्दौला को हराया गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। याद रखना है। 27 क्वेश्चन भारत का सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर स्टार्टिंग से आप देखते हो, एंड तक देखते हो, तो सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। 2 से 3 बार अगर वीडियो को सुन लेते हो, देख लेते हो, तो सारे क्वेश्चन 201% आपको लर्न हो जाएंगे। तो सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ये वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड वेवल
या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या रहेगा 27th का आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार, कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? मैसूर, कन्नूर, हम्पी या फिर मालाबार। तो क्या रहेगा? यह है श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार जो है मालाबार ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश को सौंप दिया गया था मालाबार श्रीरंगपट्टनम की संधि में। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में किसको ब्रिटिश को सौंप दिया गया? मालाबार को। ये अपने 28 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 29 क्वेश्चन पर चलते हैं, केवल 40 क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो में तक जुड़े रहें। 29 क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? क्लाई, वेलेस्ली, हेस्टिंग्स या फिर कॉर्नवालिस। तो क्या रहेगा आंसर? 29 का हमारा आंसर रहेगा यह रहेगा हमारा आंसर डी, कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 30 किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? तो किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलन ब्रो या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 30 का हमारा आंसर रहेगा लॉर्ड एलन ब्रो। क्वेश्चन नंबर 31 अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूव्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को जो है अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो कृषकों के हितों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? इनमें से भूव्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा करती है? बंगाल प्रांत की स्थायी भूव्यवस्था या फिर मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था या फिर मध्यवर्ती प्रांत की जिम्मेदारी भूव्यवस्था या फिर संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भूव्यवस्था। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई भूव्यवस्था थी, जो कि कृषकों के लिए अधिक हितकारी थी सुरक्षा के लिए के नज़रिए से। तो ये हमारी रहेगी 31 का आंसर रहेगा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में जो है इस्तमरारी बंदोबस्त या जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया? तो किसके द्वारा? बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो 32 का क्या आंसर रहेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में प्रथम तार या टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई? जो भारत में प्रथम टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853 में, 1884 में, 1875 में या 1900 में? तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा 1853 में सबसे पहले प्रथम तार या टेलीग्राम सेवा शुरू की गई 1853 में। 33 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, केवल हमारे 7 क्वेश्चन बाकी हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को ना छोड़ें। 34 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो जो स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार, ठीक है,
पहली बार किस दिन पेश किया गया? अगस्त 10 1947, अगस्त 1 1947, जुलाई 14 1947 या फिर जुलाई 4 1947। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 34 का आंसर रहेगा हमारा। 34 का आंसर क्या रहेगा? जुलाई 4 1947 में। कब? जुलाई 4 1947 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर रहेगा, ये नहीं रहेगा हमारा, सी आंसर नहीं रहेगा, जुलाई 4 1947 रहेगा। 14 वाला नहीं रहेगा, डी आंसर रहेगा इसका, डी। ठीक है फ्रेंड्स, डी आंसर रहेगा जुलाई 4 1947 में। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार जुलाई 4 जुलाई 1947 में जो है पेश किया गया। आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल जो है वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय जो सिविल सेवा है वह कौन से गवर्नर के काल में जो है आरंभ की गई? वायसराय के कारण के शासन में आरंभ की गई। डलहौजी, कर्जन, बेंटिंग या कॉर्नवालिस। तो क्या रहेगा आंसर? 35 का आंसर रहेगा कॉर्नवालिस के काल में। किसके में? कॉर्नवालिस के काल में जो है सिविल सेवा गवर्नर जनरल के काल में आरंभ कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, किसके में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई? सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेल्सले या फिर डलहौजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर कॉर्नवालिस। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 36 का आंसर रहेगा वॉर्न। 36 का आंसर क्या रहेगा? वॉर्न हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वॉर्न हेस्टिंग्स के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सर दीवानी अदालत की स्थापना वॉर्न हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान, किसके दौरान? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का जो है आर्थिक अफवाह, भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? WC बनर्जी, दादा भाई नारोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर गांधी जी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या रहेगा? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आर्थिक अफवाह का सिद्धांत दादा भाई नारोजी ने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर हमारा रहेगा बी, दादा भाई नारोजी। आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? 1917 में, 1902 में, 1909 में, 1912 में। तो इसका आंसर क्या रहेगा 38 का? 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 1909 में। ये अपने 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी करा करें, प्लीज़ शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो कौन सी 19वीं शताब्दी में जो है भारतीय हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाए गए जो उद्योग धंधे हैं, जो जिसमें हाथ से कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, के पतन का कारण, पतन मतलब उसका जो है समाप्त हो जाना, कि केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों को प्रतिस्पर्धा या केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना या फिर केवल विदेशी शासन की स्थापना। तो उपयुक्त सभी। तो क्या रहेगा इसमें से आंसर? इसमें से आंसर हमारा केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त होना। तो ये सारे ही रीजन रहेंगे हमारे, तो सारे ही रीजन रहेंगे। तो इसका आंसर हमारा डी रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है,
तो ब्रिटिश जो निर्माण उद्योग हुए थे, उद्योग धंधों के निर्माण हो गए थे ब्रिटिश के, इसकी वजह से भी भारतीय रियासतें समाप्त हो गई थी। इसकी वजह से भी विदेशी शासन की जो है स्थापना हो गई थी। इसकी वजह से भी जो है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बना। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की गई? जो रेलें हैं वो किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलें किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने जो है रेल उद्देश्य कौन सा उद्देश्य रहा है? भारत में भारी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, या फिर दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या फिर क्या ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके? तो क्या रहेगा इनमें से आंसर? अंग्रेजों ने किस उद्देश्य से भारत में रेलें शुरू की थी? तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। कौन सा उद्देश्य था? ब्रिटिश वाणिज्य, जो है अंग्रेजों का जो है वाणिज्य व्यापार है, और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए जो है यह रेलें स्टार्ट की गई थी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही हमारे जीके क्लासेस डेली 8 बजे होती हैं। प्लीज़ आप जीके क्लास में आया करें, डेली अटेंड किया करें। हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चला हुआ है, जो पार्ट नंबर 2 हुआ है हमारा। पार्ट नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मध्यकालीन भारत हम कर चुके हैं, तो सारा कवर अप करेंगे विद MCQ क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय।